नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपन ने पिछली क्लास में देखा था महाराणा मुकल के बारे में। आज अपन आगे बढ़ते हैं, अपन बात करेंगे महाराणा कुंभा की। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बताना चाहता हूँ कि जो महाराणा कुंभा थे ये महाराणा मुकल और उनकी पत्नी सौभाग्य देवी के लड़के थे। इनका जन्म हुआ था 1403 ईस्वी में। कब हुआ था? 1403 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। होता क्या साथियों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि महाराणा कुंभा ने आखिर राज्य स्थापित कैसे किया था, कैसे इनका संरक्षक कौन था, क्या था, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। महाराणा जो मोकल थे उनकी हत्या चाचा मेरा और महापा पवार ने मिलकर हत्या कर दी थी उनके कैंप में। उस टाइम पे होता क्या है कि ये जो रणमल राठौड़ था, मारवाड़ का जो शासक था रणमल राठौड़, अंसा भाई का जो भाई था, ये क्या करता है कि ये वापस मारवाड़ चला जाता है। अब जब महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं तो वो जो उनके चाचा मेरा थे उन्होंने भी इनकी महाराणा कुंभा की हत्या करने की कोशिश की। उस स्थिति में होता क्या है कि वो कोई मतलब उनको सूचना मिल जाती है और उनको वहाँ से कैंप से भगा देते हैं, किनको? महाराणा कुंभा को। उस स्थिति में जब वो पूरी कहानी जाके अपनी माँ मतलब अपनी दादी हंसाबाई को बताता है तो हंसाबाई वापस से अपने भाई रणमल को बुलावा भेजती है कि अपनी राखी का फ़र्ज़ निभा, क्योंकि भाई है तो मेरा तो राखी का फ़र्ज़ तो निभाएगा ना। तो उस स्थिति में वापस रणमल को यहाँ बुला लेती है। तो अब रणमल को वो पूरी कहानी बताती है, भाई ऐसे ऐसे मोकल को मतलब तेरे भांजे को चाचा मेरा ने और महापा पवार ने मिलकर मार डाला। तो जो रणमल राठौड़ थे, तो रणमल राठौड़ ने क्या किया कि एक प्लान बनाता है, एक रणनीति तैयार करता है। साथ में उसके साथ भी साथी आते हैं तो उनसे मिलकर प्लान बनाता है कि जो थे इन सबको मारा जाए। तो पहले क्या था कि मेवाड़ की जो सीमा थी ना, मेवाड़ की सीमा से आगे मालवा की सीमा टच होती है, तो ये लोग मतलब इसका मोकल की हत्या करके वहाँ भग गए थे। उस स्थिति में होता क्या है कि रणमल राठौड़ ने चाचा और मेरा की हत्या कर दी। अब आपको अगर शायद पता हो तो कि जो महाराणा कुंभा है उनके पिता मोकल के शासक भी कौन थे? रणमल राठौड़ थे। और इनके जो महाराणा कुंभा के इनके संरक्षक भी कौन हुए? रणमल राठौड़ ही हुए। अब जैसे ही रणमल राठौड़ चाचा मेरा की हत्या करने के बाद उसकी बहन हंसाबाई को बोलता है कि अब मेरा काम हो गया, अब मैं वापस मारवाड़ जाना चाहता हूँ। तो होता क्या है कि हंसाबाई ये कहती कि उसको डर बैठ गया कि पहले मोकल को मार दिया गया और अब कुंभा को भी मार देंगे, तो मतलब कोई तो हो यहाँ जो मतलब इनकी सुरक्षा कर सके ताकि मतलब उत्तराधिकारी के तो बचा रहे। तो उसने अपने भाई रणमल को बोला कि भाई थोड़े दिन और रुक जाओ। तो रणमल की बात को मान गया और वो रुक जाता है वहाँ पे मेवाड़ में। अब होता क्या है कि उस स्थिति में रणमल राठौड़ को एक ऐसा वीर नहीं था, वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली वीर था। कहते हैं कि उसके बारे में कि उसकी 7-7.5 फीट की मतलब हाइट थी, लंबा चौड़ा शरीर था, और अगर कोई 10-5 व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो वो वैसे ही उनको मार के चला जाए, मतलब उनको मारने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तो रणमल राठौड़ क्या है कि यहाँ जैसे ही मेवाड़ में रुका तो उसने यहाँ की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगा। और मेवाड़ में होता क्या है कि राठौड़ों का वर्चस्व बढ़ने लगा और इसके रणमल राठौड़ का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब होता क्या है कि ये जो मेवाड़ का जो मेवाड़ था, ये मेवाड़ क्या है कि 2 गुटों में बदल गया। एक गुट हो गया राठौड़ गुट, राठौड़ गुट। दूसरा गुट हो गया सिसोदिया गुट, सिसोदिया गुट। अब जो राठौड़ गुट है, ध्यान देना इस पे, इसके प्रमुख कौन हो गए? रणमल राठौड़, रणमल राठौड़। और इसके हो गए राघव देव, राघव देव। ये राघव जो देव थे ये चूंडा के भाई थे। किसके भाई थे? चूंडा के। तो राघव देव ने बोला कि आप मेहमान थे, अब तो कम से कम जाओ, आपकी मेहमान नवाजी बहुत हो गई। अब ये जो
थे, कौन, रणमल जो राठौड़ थे, इन्होंने क्या किया कि धोखे से राघव देव की हत्या करवा देते हैं। किसकी हत्या करवा देते हैं? हत्या करवा देते हैं हत्या करवा देते हैं किसकी? राघव देव की। अब जब देखो राघव देव भी मारा गया, अब पूरा ही वर्चस्व किसका हो गया? रणमल राठौड़ का। अब ये एक दिन क्या होता है कि रणमल राठौड़, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, रणमल राठौड़ की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था भारमली, जिसे कह सकते हैं प्रेमिका, एक दासी थी, प्रेमिका या गर्लफ्रेंड कह सकते हैं अपन, उसका नाम था भारमली। इनका रणमल राठौड़ से प्रेम प्रसंग था। तो ये एक बार वहाँ क्या होता है कि दारू के नशे में चले जाते हैं और भारमली को बताते हैं कि सब तू बहुत जल्दी रानी बनने वाली है। तो उसने कहा कैसे बनूंगी मैं रानी? तो उसने कहा कि मैं कुंभा को मार के, किसको मार के? कुंभा को मार के मैं मेवाड़ का शासक बनूंगा और तू मेरी रानी बनेगी। अब उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो भारमली है ये देशभक्त थी। क्या थी? देशभक्त थी भारमली। तो भारमली ने ये बात जाके हंसाबाई को बताई। तो हंसाबाई ने सबसे पहले तो कि भाई तूने मेरे भाई पे विलम्ब कैसे लगाया, ऐसे होता ही है भाई बहन का प्रेम। लेकिन बाद में इसको पता चल जाता है कि ये वास्तविकता में बात सत्य है। तो हंसाबाई क्या करती है कि जो पहले ये चुंडा थे वो मालवा की तरफ चले गए थे और वो तो उनको एक निमंत्रण भेजते हैं, बुलावा भेजती है, भाई ये बात हो गई। तो चुंडा बोलते हैं कि कब आना है? भाई सुबह गाड़ी से आ जाओ। तो होता क्या है कि वहाँ से रिटर्न चुंडा जाते हैं। अब आ तो गए, प्लान भी बन गया, भाई इसको मारना है, लेकिन मारे कौन? समस्या तो ये खड़ी हो गई ना, भाई मारे तो कौन मारे उसको, क्योंकि इतना एक शक्तिशाली आदमी, उसके सामने जाने की किसी हिम्मत नहीं। अब वो वापस भारमली को बोलते हैं कि भाई भारमली तेरी मदद की आवश्यकता है। तो ये भारमली को जब बताते हैं, सारा प्लान बताते हैं कि तू इसको, जब ये तेरे पास आए तो इसको इतना पिला कि ये होश में न रहे। अब जब रणमल राठौड़ भारमली के पास जाता है तो भारमली उनको जैसे वो थोड़ा बहुत पी के और खाने के लिए बोलते हैं, तो भारमली कहती है कि नहीं, आप एक पैक मेरी तरफ से पीजिए। फिर रणमल राठौड़ ने बोला कि आज बड़ी रोमांटिक हो रही है तू, क्या बात है? पहले तो कभी बोला ही नहीं। उसको डाउट तो होता है, लेकिन फिर भी वो क्या, उससे इतना, उसके प्रेम में इतना मगन था कि उसे इन चीज़ों को पता नहीं चल पाता है। उस स्थिति में क्या है कि भारमली उसको बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शराब पिला देती है और वो वहीं खाट पे, जो चारपाई थी, चारपाई पे पड़े पड़े ही बेहोश हो जाता है, मतलब गिर जाता है, होश नहीं रहता है। तब जाके भारमली उनकी तरफ इशारा करती है, जो पहले से सैनिक वहाँ खड़े हुए थे। तो कहते हैं कि साहब उसके जब वो बेहोश की स्थिति में था तब भी उसको किसी की हिम्मत नहीं थी मारने की। तो उन्होंने क्या किया कि पहले उसको चारपाई से बांधा गया, चारपाई से, मतलब उसको हाथ पैरों को, पूरे शरीर को बांध दिया गया। तब जाके एक सैनिक उसके छाती पे मतलब चाकू लेके या कटारी लेके उस पर वार करता है। अब ऐसा भी कहते हैं कि साहब जब वो उस पर या छाती पे जब वार कर रहे थे तो रणमल खड़ा हो गया था, मतलब चारपाई सहित ही खड़ा हो गया था और दीवार पे जो उसके चाकू मार रहा था उसको मतलब मार देता, वो दीवार पे टच करके मतलब दबाता है ना, तो उससे वो मर जाता है। इतना वो शक्तिशाली था, उसके बारे में ऐसा कहते हैं। अब इसमें क्या है कि होता क्या है कि रणमल राठौर मारा गया, रणमल राठौर तो मारा गया भाई, ये तो मारा गया। अब ये जब यहाँ पे रुका हुआ था तब इसने अपनी विद फैमिली को बुला लिया था। तो इसके बेटे का नाम था उदा, सॉरी उदा नहीं, जोधा, जोधा, क्या नाम था? जोधा। अब चूंडा प्लान बनाता है कि जितने भी राठौड़ इसके साथ आए थे रणमल के साथ में, तो एक भी राठौड़ जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन एक मेवाड़ में एक जगह संगीत चल रहा था, उस संगीत के प्रोग्राम में जोधा बैठे हुए थे। अब वो जो संगीतकार था उसको पता चल गया, तो उसने कहा कि भाग सको तो भागो राठौड़ों, ऐसे बोला। तो वो समझ गए, तो इनकी चप्पलें यहीं रह गई, ये भगे। पीछे से चूंडा ने भी इनका मतलब वो पीछा किया, मगर ये हाथ नहीं आए।
तो पीछे पीछे मेवाड़ी सेना उनके पीछे पीछे लगी रही। तो होता है क्या है कि वो मंडोर पे अपना अधिकार कर लेते हैं। मंडोर पे किस पे? मंडोर पे क्या कर लेते हैं? अधिकार। कौन? मेवाड़। मेवाड़ का अधिकार मंडोर पे हो जाता है। अब स्थिति होती है इनकी कि जोधा के पास में अपना घर भी चला जाता है, भाई घर था वो भी चला गया, अब रहे कहाँ? तो वो इधर ही मतलब वो धीरे धीरे सेना को गठित करता गया और सेना को गठित करते 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 वो कई बार उस पर आक्रमण किया मगर उसको असफलता मिली। कहते हैं कि एक बार वो इतना घायल हो गया था कि वो मात्र अकेला बचा था और जब घोड़े पे वो जा रहा था तो मतलब पूरा लथपथ था, पूरा बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था। उस स्थिति में जब वो जा रहा था तो मतलब रास्ते में उसे किसान का घर नजर आया। अब वहाँ पे वो किसान तो था नहीं, उसकी पत्नी थी। अब जाते ही वहाँ पे होता क्या है कि ये जोधा थे, इन्होंने सोचा कि उनको प्यास लग रही थी तो क्या यहाँ पानी पी लेते हैं। तो ये जैसे उसके वहाँ रुके तो उस किसान की पत्नी से पानी मांगा। तो किसान की पत्नी ने उनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में वो कहते हैं, वो जैसे ही राव जोधा जाने लगे तो वो कहती है कि मारवाड़ के मतलब आओ भगत तो आप लोग जानते ही हो, मारवाड़ में कहते हैं कि साहब पानी नहीं, खाना खाए बिना जाने नहीं देते। तो वो किसान की पत्नी ने क्या बोला कि आप खाना खाओगे। अब ये जैसे उसका खान पान होता है मारवाड़ का खिचड़ी, खिचड़ी तो बीमार आदमी खिलाते हैं लेकिन उसे खिचड़ा कहते हैं, खिचड़ा। उस खिचड़े में को जब ये खिलाती है तो बीच में ये खिचड़ा है और ये बीच का जो हिस्सा है उसमें वो घी भर देती है। वो घी गर्म होता है। अब जैसे ही राव जोधा को बहुत दिनों में घी नजर आया था कि बेचारा युद्ध से ही परेशान था, तो उस स्थिति में क्या है कि ये अपना हाथ उस घी में दे देता है, बीच में हाथ मारता है। तो वहां पे जो किसान की पत्नी थी वो क्या कहती है कि तू भी क्या है जोधा की तरह मूर्ख है। अब वो खुद ही जोधा था तो उसने कहा कि भाई जोधा मूर्ख कैसे हैं? कि जोधा मूर्ख ऐसे हैं कि वो जब भी मंडोर पे आक्रमण करता है सीधा मंडोर पे आक्रमण करता है, यानी बीच में जाके हाथ डालता है। अब वो उसको जीत कहाँ से मिलेगी? हार का सामना करना पड़ेगा। तो होता है क्या है कि ये जो जोधा को सारी बात समझ में आ गई तो उसने कहा किसान की पत्नी को, भाई तो जोधा करे तो क्या करे कि जोधा जब आसपास के जो गांव हो उसके जो गांव आते हैं पहले गांवों पे को जीतना शुरू करे। जब गांव पे कब्जा कर लेगा तो धीरे धीरे राजधानी बीच में बढ़ती है, तो वो तो बाद की बात है। तो पहले गांवों पे उनके क्षेत्र पे कब्जा करता जाए, फिर जब वो क्षेत्र राजधानी कमज़ोर हो जाएगी तब राजधानी पे कब्जा कर देना, ताकि उससे क्या है कि वो जीत जाएगा। तो उसको वो बात समझ में आ जाती है और राव जोधा गांव जितने भी गांव थे आसपास के उनको जीतना स्टार्ट कर दिया। अब लास्ट में क्या होता है कि जब वो बिल्कुल पूरे गांवों को जीतने के बाद में जोधा जो है वो मंडोर के वहां पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? मंडोर के वहां पहुंच जाता है। तब वो भेजता है, अपनी बुआ है अंसाबाई, उसके पास एक बुलावा भेजता है या निमंत्रण भेजता है कि या तो आप प्रेम से मंडोर हमें दो, वैसे जीत तो मैं वैसे ही जाऊंगा। तो वहाँ अंसाबाई अब कुंभा से कहती है कि तेरे पिताजी की रक्षा के लिए भी यहाँ रणमल रहा, तेरा भी संरक्षक रहा है, और फिर उसको मिला क्या? वो ही मारा गया और उसका बच्चा दर दर भटक रहा है। तो उस स्थिति में कुंभा क्या करता है कि मंडोर इनके बीच एक समझौता होता है। समझौता एक संधि होती है, उसका नाम है आंवल बावल की संधि। आंवल बावल की संधि होती है 1453 में। कब होती है? 1453 में एक संधि होती है जिसे कहते हैं आंवल बावल की संधि। इसमें एक और शर्त रखी गई थी कि जो इसका कुंभा का पुत्र था राइमल, उसका विवाह किसके साथ होता है? इसके मंडोर की राजकुमारी के साथ विवाह करते हैं, तो इनके रिश्तेदारी बदल जाती है। प्लस ये आंवल बावल की संधि के तहत ये मंडोर उनको दे देते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, अब दिक्कत क्या आती है कि चलो ये दे तो दें लेकिन सीमा का निर्धारण कैसे हो? तो सीमा का निर्धारण क्या है कि ये जो आंवल है ये झाड़ी होती थी, यानी कि जहाँ तक आंवल की झाड़ियाँ रहे वहाँ तक तो मेवाड़ है,
वहाँ तक तो मेवाड़, और जहाँ बावल यानी ये बबूल वगैरह रहे वो बावल है, तो वहाँ तक मारवाड़ रहे। ऐसा इनके साथ समझौता हो जाता है। फिर अब आगे अपन बात करते हैं। ये तो मैंने कहानी आपको बताई है ताकि आपके कुंभा जब मैं पढ़ाऊँ तो समझ में आए कि चीज़ें कैसे कैसे हुई थी। कोई भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर राजा है तो उसकी दो उपलब्धियाँ होती है, एक तो राजनीतिक उपलब्धि होती है और एक सांस्कृतिक उपलब्धि होती है। चाहे राजा कोई भी हो, उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक ही उपलब्धि होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा है कि जो इसका जन्म है ना, जन्म महाराणा कुंभा का जो जन्म है वो 1403 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1403 ईस्वी में। किन से होता है? अब मैं विद टू द टॉपिक चल रहा हूँ, टू द पॉइंट, जो एग्जाम के हिसाब से जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, एक कहानी थी उसके माध्यम से मैंने आपको समझाया कि महाराणा कुंभा ने क्या किया। अब मैं एग्जाम के हिसाब से चल रहा हूँ। 1403 में इनका जन्म होता है। किससे होता है? मोकल प्लस सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी से इनका जन्म होता है। अब ये क्या है कि इन्होंने, ये कुंभा है, ये 1433 में मेवाड़ का शासक बनता है। क्या बनता है? शासक। अब शासक बनता है क्या? महाराणा कुंभा 1433 में क्या है? मेवाड़ का शासक बनता है। और ये राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर उसे मेवाड़ी सामंतों का विश्वास जीतता है। मैंने आपको कहानी में बताया था कि इसने रणबल राठौड़ की हत्या कैसे की। अब उस हत्या के बाद में राठौड़ों का क्या किया? प्रभाव को समाप्त कर दिया। यानी इसने क्या किया? राठौड़ों के प्रभाव को समाप्त कर जो सामंत थे, मेवाड़ के सामंत थे, उनका विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने क्या किया है? चित्तौड़ व कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ को, चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का क्या बनाया? केंद्र। क्या बनाया? केंद्र। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का क्या बनाया? केंद्र बनाया। कुंभा ने, जो कुंभा थे, उसने क्या किया? अपने मामा रणमल की सहायता से चाचा व मेरा की क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी। लेकिन जो महपा पवार थे, महपा पवार ये मालवा भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? मालवा भाग जाता है। मालवा भाग जाता है। कौन? महपा पवार। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बूंदी के शासक थे, उसका नाम था बेरीसाल। क्या नाम था? बेरीसाल। बेरीसाल वो बाण, ये इनको क्या करते हैं? युद्ध में क्या करते हैं? पराजित। कौन करते हैं? कुंभा। बूंदी का जो शासक है बेरीसाल, वो बाण, उसको कुंभा युद्ध में पराजित कर देता है। अब मैं कहूं, अब आप बोलोगे कि चलो आपने बता तो दिया, लेकिन इसकी जानकारी कहाँ मिलती है?
इसकी जानकारी मिलती है रणकपुर। रणकपुर जो मंदिर है, जैन मंदिर है, उसके लेक प्लस कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ लेक में। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका मैं दोहरान करवा देता हूँ आपको। मैंने कहा महाराणा कुंभा का जो जन्म कब हुआ? 1403 ईस्वी में। तो महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ? 1403 ईस्वी में। किन की संतान थी? महाराणा मोकल प्लस महारानी सौभाग्य देवी के। 1433 में क्या बना ये? शासक। कहाँ का? मेवाड़ का शासक बना 1433 में। राठौड़ों के प्रभाव का समाप्त कर या दमन कर वहाँ के जो सामंत थे, मेवाड़ के जो सामंत थे, कहाँ के? मेवाड़ के जो सामंत थे, उनका क्या किया? विश्वास अर्जित कर लिया। क्योंकि ये इनका विश्वास डगमगा गया था, वहाँ दो गुट हो गए थे, मैंने अभी आपको समझाया। तो इनका विश्वास पाना भी जरूरी था, तो उन्होंने उनका प्रभाव समाप्त करके क्या किया? उनका विश्वास अर्जित किया, उन राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर। आगे क्या होता है कि चित्तौड़ व कुंभलगढ़, इसने अपनी शक्ति का केंद्र कहाँ बनाया? चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को। कुंभा रणमल राठौड़ की सहायता से किसको मारता है? उसके मामा थे ना रणमल राठौड़, याद रखना। कुंभा के मामा कौन थे? रणमल राठौड़। तो उसकी सहायता से किसको मारा? चाचा वो मेरा को। अब महपा पवार एक भी तो था ना उसके मोकल को मारने वाला, तो वो कहाँ भग जाता है? मालवा में। आगे बताऊंगा कि महपा पवार का होता क्या है। बूंदी के शासक था, उसका नाम था बेरीसाल। वो बाण उसको पराजित किया महाराणा कुंभा ने। उसकी जानकारी मिलती है रणकपुर लेक व कुंभलगढ़ लेक में। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। महाराणा जो कुंभा है, महाराणा कुंभा है, मैंने कहा ना भाई, आगे मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि मैंने अभी बताया था आपका महपा पवार, चाचा और मेरा तो मारे जाते हैं, लेकिन महपा पवार मैंने ये कहा कि कहाँ चला जाता है? मालवा। कहाँ चला जाता है? मालवा। मालवा का उस टाइम पे सुल्तान कौन था? कौन था? मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी। मालवा का सुल्तान कौन है? मोहम्मद खिलजी। होता क्या है कि ये मोहम्मद जो खिलजी है, इसने महपा पवार को क्या दे दी? शरण। क्या दी? शरण। जब महपा पवार को इसने शरण दी, किसने? मोहम्मद खिलजी ने, तो ये विरोधी किसका हो गया? महाराणा कुंभा का विरोधी हो गया, यानी मेवाड़ का विरोधी हो गया। तो इनके बीच में होता क्या है कि एक युद्ध होता है। इन दोनों के बीच में, मोहम्मद खिलजी और इनके बीच में एक युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। किसका युद्ध? सारंगपुर का युद्ध होता है। कब होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में क्या होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है। किन के बीच होता है? महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में। होता है क्या है कि इस युद्ध में जो विजयी है, इस युद्ध के जो विजयी कौन है? कुंभा। विजयी कौन हुए? कुंभा। अब ये जो मोहम्मद खिलजी है, ये हार गए, तो ये इसको 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए जो महाराणा कुंभा है वो कैद कर लेता है। बाद में इसको छोड़ देता है, लेकिन 6 महीने तक एक कैद रहता है। किसके पास में? महाराणा कुंभा के पास में। किसके पास में? महाराणा कुंभा के पास में। इस विजय के उपलक्ष्य में, ये जो विजय प्राप्त की थी महाराणा कुंभा ने, तो इस विजय के उपलक्ष्य में, याद रखना किसके उपलक्ष्य में? विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ
बनवाया। क्या बनवाया? कीर्ति स्तंभ। इस घटना की जानकारी, इस घटना की जानकारी अबुल फजल ने, इस घटना की जानकारी जो इतिहासकार है अबुल फजल, अबुल फजल ने अकबरनामा में दी। किसमें दी? अकबरनामा में दी। मैं एक बार इसका दोबारा एक बार और रिव्यू करा देता हूं। इनके जो पिता थे मौखल, उनकी हत्या की किसने? चाचा मेरा प्लस महपा पवार ने। अब महपा पवार क्या होता है कि जब रणमल राठौड़ उनकी हत्या करता है चाचा मेरा की, तो वो भग जाता है कहाँ? मालवा। तो मालवा जब ये भग जाता है तो ये जो मोहम्मद खिलजी है, मालवा के सुल्तान थे कौन? मोहम्मद खिलजी। ये क्या करते हैं? महपा पवार को क्या देते हैं? शरण। जब ये शरण देते हैं, मोहम्मद खिलजी शरण दे देते हैं महपा पवार को, तो ये मेवाड़ के क्या हो गए? विरोधी, यानी महाराणा कुंभा के विरोधी, क्योंकि इसने अपने इनके पिता की हत्या की थी। तो ये महाराणा कुंभा क्या करते हैं? मालवा पे आक्रमण कर देते हैं। तो एक युद्ध होता है जिसे सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंगपुर का युद्ध। कब होता है? 1437 में। कब होता है? 1437 ईस्वी में। तो उसमें जो मोहम्मद खिलजी है, वो युद्ध में हार जाता है। जब ये युद्ध में हार जाता है तो महाराणा कुंभा इसको 6 महीने के लिए कैद कर लेते हैं। और जब ये विजय प्राप्त की, किसने? महाराणा कुंभा ने। तो विजय के उपलक्ष्य में, किसके उपलक्ष्य में? विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का क्या करते हैं? निर्माण। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों एक ही है। तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का क्या करते हैं? निर्माण। और इस घटना की जानकारी अगर अपन जानना चाहें कि इस घटना की जानकारी कहाँ मिलती है, तो अबुल फजल है, उसने अकबरनामा में इसकी जानकारी दी। इस घटना की जानकारी कहाँ दी? अकबरनामा में। किसने दी? अबुल फजल ने। 1443 में, 1443 में मोहम्मद शाह, कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या किया? कुंभलगढ़ पे आक्रमण। कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, मगर क्या नहीं मिली? सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली, इसको सफलता नहीं मिली थी किसको? मोहम्मद शाह को। नागौर है, नागौर उत्तराधिकारी, नागौर उत्तराधिकारी संघर्ष, उत्तराधिकारी मामले में या संघर्ष में, या उत्तराधिकारी, नागौर उत्तराधिकार को लेकर गुजरात प्लस मेवाड़ में क्या हो गया? संघर्ष हो गया। और संघर्ष हुआ तो इसमें मेवाड़ क्या हो गया? विजय, और गुजरात हार गया। युद्ध हो गया था इन दोनों के बीच में। क्या हो गया? युद्ध। तो इसमें विजय कौन रहे? मेवाड़। और हार का सामना किसको करना पड़ा था? गुजरात को। आगे बढ़ता हूं मैं। 1453 में, किसमें? 1453 में कुंभा ने मंडोर छीन लिया, जोधपुर से मंडोर छीन लिया। तो इनके बीच में एक समझौता आता है, एक संधि होता है, जो मैंने पहले बताया आपको, आंवल बावल की संधि। आंवल बावल की संधि ये कब होती है? 1453 में।
इसमें मारवाड़ की राजकुमारी का विवाह कुंभा के पुत्र जिसका नाम है राइमल, कौन है राइमल, उसके साथ क्या होता है विवाह। तो इनके मतभेद खत्म हो जाते हैं। कुंभा 1443 में मोहम्मद शाह ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया मगर उसको सफलता नहीं मिली। नागौर उत्तराधिकार को लेकर गुजरात और मेवाड़ में क्या हो गया, संघर्ष हो गया, यानी युद्ध हो गया। उस युद्ध में मेवाड़ विजयी रहा और गुजरात को हार का सामना करना पड़ा। 1453 में कुंभा ने मंडोर को छीन लिया, यानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। और इनके बीच में एक संधि होती है, उस संधि को बोलते हैं आंवल या बावल की संधि। कब होती है? 1453 में। और इस संधि में ये आंवल और बावल का मतलब ये है कि आंवल एक झाड़ी है और जो बावल है ये बबूल के पेड़ वगैरह हैं। तो जहाँ तक आंवल की झाड़ियाँ हैं वहाँ तक तो मेवाड़ है, और जहाँ से बबूल वगैरह शुरू होते हैं वहाँ से मारवाड़ शुरू हो जाता है। आंवल बावल का मतलब ये संधि हुई। साथ में वहाँ जो मारवाड़ की राजकुमारी थी उसका विवाह किसके साथ हो जाता है? राइमल के साथ। तो इनका जो संघर्ष था, जो विवाद था, वो खत्म हो जाता है और मंडोर वापस किसके पास अधीन हो जाता है? राव जोधा के अधीन हो जाता है, मारवाड़ के अधीन। उस पे से जो मेवाड़ का जो अधिकार था वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि 1456 में, कब? 1456 में एक संधि होती है जिसका नाम है चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। ये चंपानेर की जो संधि है ये किन किन के बीच होती है? मालवा व गुजरात के बीच में, मालवा और गुजरात के बीच में। अब मालवा का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी। लेकिन अपन बात करें तो गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। इनके बीच में एक ये संधि होती है कि दोनों मिलकर किस पे हमला करें? मेवाड़ पे। दोनों मिलकर मेवाड़ पे हमला करें और जो जीत के बाद में जो हिस्सा आता है उसको दोनों को क्या कर लेंगे? 50-50, यानी आधा आधा बांट लेंगे। होता क्या है कि 1457, कब? 1457-58 में, 1457-58 में ये दोनों क्या करते हैं? मेवाड़ पे आक्रमण क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। लेकिन कुंभा की कूटनीति के कारण इनको सफलता नहीं मिलती। इनको सफलता नहीं मिल पाती है। और ये हार जाते हैं। दोनों क्या करते हैं? हार जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुंभा है, कुंभा यानी मेवाड़ का शासक था, और इसको हराने के लिए मालवा के जो शासक है, मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी, गुजरात का शासक कौन? कुतुबुद्दीन, ये दोनों मिलकर एक संधि करते हैं। उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। कब करते हैं? 1456 में। कब करते हैं? 1456 में। और अपन बात करते हैं कि 1457 व 58 में ये क्या करते हैं? मेवाड़ पे आक्रमण करते हैं। लेकिन इसकी कुंभा की कूटनीति के कारण, किसके कारण? कुंभा की कूटनीति के कारण ये इनको सफलता नहीं मिल पाती है और इनको क्या करना पड़ता है? हार का सामना। जो कुंभा थे इनका क्या है कि स्थापत्य, मैंने आपको बहुत बोला था कि कोई भी अगर राजा है उसके दो ही उपलब्धियां होती हैं, या तो एक राजनीतिक उपलब्धि है, सांस्कृतिक उपलब्धि। अपन बात कर रहे हैं इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की। तो ये कुंभा है, इनका स्थापत्य
में विशेष योगदान, स्थापत्य कला में क्या है विशेष योगदान। कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास, कौन? कवि श्यामल दास। इनकी रचना है वीर विनोद, वीर विनोद। इनकी रचना का क्या नाम है? वीर विनोद। इसमें ये कहते हैं कि जो कुंभा है, कौन? जो कुंभा है उसने क्या किया कि राजस्थान में कितने दुर्ग? 84 दुर्ग। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग मतलब कवि श्यामल दास द्वारा, कवि श्यामल दास वीर विनोद में जो उनकी रचना उसमें बताते हैं कि राजस्थान के जो 84 दुर्ग है, कितने? 84 दुर्ग, उनमें से 32 दुर्ग ये किनके हैं? महाराणा कुंभा के। ऐसा भी कहते हैं जब ये भारत आज़ाद हुआ था ना, तो ऐसा कहा गया था कि अकेला कुंभा इतना मतलब उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता, तो इन पे एक जांच कमेटी बैठी हुई थी, और उस जांच कमेटी ने जब इंक्वायरी की तब भी यही सामने आया कि अकेले कुंभा ने ही इतनी उपलब्धियां प्राप्त की थी, इतने स्थापत्य कला में मतलब वो हासिल कर पाया था। आगे मैं बात करता हूं कि जो कुंभा थे, कुंभा की पत्नी का नाम है कुंभल देवी। क्या नाम है? कुंभल देवी। कुंभा की पत्नी का नाम क्या है? कुंभल देवी। अब इनकी याद में, इनकी स्मृति में, इनकी याद में या इनकी स्मृति में ये कुंभलगढ़ दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का दुर्ग का क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं। किसकी याद में? कुंभल देवी के में। और जिस दुर्ग में कुंभा निवास करते थे उसे कटारगढ़ कहते हैं। जिस दुर्ग में कुंभा निवास करते हैं उसे कहते थे कटारगढ़। कटार दुर्ग कह सकते हैं अपन, ये कटारगढ़ भी कह सकते हैं। दुर्ग गढ़ एक ही बात है, गढ़ दुर्ग को ही कहते हैं, तो कटार दुर्ग या गढ़ कहते हैं। आबू में अचलगढ़ दुर्ग वो सिरोही के निकट बसंती दुर्ग। आबू में अचलगढ़, आबू में अचल गढ़ व सिरोही में बसंती, ये वो शोले वाली बसंती नहीं, बसंती दुर्ग है, किला है, का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। तो आबू में जो अचलगढ़ दुर्ग है और सिरोही का जो बसंती दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। अब देख लो ना, स्थापत्य कला में जो इसका विशेष योगदान, आप देख लो 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले नहीं बना दिए। इतने राजा महाराजा हैं, उन्होंने ही बनाए, मगर 84 में से अकेले 32 दुर्ग किसने बनाए थे? कुंभा ने। ऐसे कहते हैं कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रख्यात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपन बात कर रहे थे किसकी? कुंभलगढ़ दुर्ग की। इसके शिल्पी कौन था? क्वेश्चन पूछते हैं ये। वो था मंडन। क्या नाम है? मंडन। इसके शिल्पी का नाम क्या है? मंडन। इसके शिल्पी का क्या नाम है? मंडन है। जो किला है इसके अंदर, कुंभलगढ़ किले के अंदर
एक लघु दुर्ग बना हुआ है, लघु किला है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग के बारे में, जो ये दुर्ग है, कौन? ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल, अबुल जो फजल है वो ऐसा कहते हैं, अबुल फजल ये कहते हैं इसे कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कि इसको देखने, जब इसको देखते हैं ना, इतनी ऊंचाई पे है कि इसको जब देखते हैं तो सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। ऐसा कहते हैं किसके लिए? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। याद रखना, इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि वो कौन सा दुर्ग था जिसको देखने से सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, वो कौन सा दुर्ग था? वो कुंभलगढ़ दुर्ग था। और ये बात किसने कही थी? अबुल फजल ने। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, महाराणा कुंभा का क्या स्थापत्य कला में विशेष योगदान था, और एक कवि थे, उनका नाम था कवि श्यामल दास। क्या नाम है? कवि श्यामल दास। उन्होंने अपनी एक रचना है वीर विनोद, उसमें बताया है कि जो राजस्थान के 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्ग, अकेले 32 दुर्ग किसने बनाए? कुंभा ने। इनकी पत्नी का नाम था कुंभल देवी, तो उनकी स्मृति में इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या कराया? निर्माण। तो इसके शिल्पी का क्या नाम है? मंडन। इस दुर्ग में एक और लघु दुर्ग है, उसको कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग। और उसी कटारगढ़ दुर्ग में कौन निवास करते थे? कुंभा। कौन निवास करते थे? कुंभा। आबू में, और हाँ, इतिहासकार अबुल फजल ऐसा कहते हैं इस गढ़ के लिए कि जब इसको देखते हैं, ये इतनी ऊंचाई पे है कि इसको जब देखते हैं तो सिर की जो पगड़ी है, जो सिर पे अपन पगड़ी रखते हैं, जो सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है ना। तो इतना विशाल दुर्ग था वो। जो आबू है सिरोही में, उसमें जो अचलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और सिरोही के बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर, जो पंचायतन शैली में, किसमें? पंचायतन यतन। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि जो कुंभ स्वाम मंदिर है वो किस शैली में है, तो पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली का मतलब होता है जिसमें वो तो जो मेन जिसका मंदिर है, यानी ये भगवान विष्णु का मंदिर था, तो वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में उसकी फैमिली भी हो, पूरी पंचायत हो, उसे पंचायतन शैली कहते हैं। जैसे आपने शंकर भगवान का मंदिर देखा होगा, तो उसमें एक में तो शिवलिंग और नंदी होते हैं, बहुत से मंदिरों में तो, और एक मंदिर ऐसा होता है जिसमें पार्वती भी होते हैं, गणेश भी होते हैं, कार्तिकेय भी होते हैं, है ना, और नंदी भी होता है, तो उसे पंचायतन शैली कहते हैं, जिसमें सब उनकी फैमिली हो। तो चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने। इसके अलावा श्रृंगार देवी मंदिर, श्रृंगार देवी मंदिर एक लिंग का विष्णु मंदिर। तो ये महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में क्या बनाया? एक तो पहले कीर्ति स्तंभ तो अपन पढ़ ही चुके हैं। चित्तौड़ में एक तो कुंभ श्याम मंदिर जो पंचायतन शैली का है, दूसरा श्रृंगार देवी मंदिर, और एक लिंग विष्णु का मंदिर, ये बनाया उसने चित्तौड़ में। होता क्या है कि जो बप्पा राहुल ने एक लिंग का जो मंदिर बनाया था, बप्पा राहुल ने एक लिंग का जो मंदिर बनाया था, वो खंडित हो जाता है, और उस खंडित मंदिर को जो कुंभा थे ये दोबारा इसका पुनर्निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण। और उस पे तोरण ध्वजा,
और मंडप और कलंगी से, मंडप और कलंगी से अलंकृत करते हैं। कौन? महाराणा कुंभा। ऐसा कहते हैं कि जो महाराणा कुंभा है वो विद्वान व विद्या का अनुरागी था। ऐसा कहते हैं कि जो महाराणा कुंभा है वो विद्वान व विद्या अनुरागी था। कान्ह व्यास द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद उपनिषद मीमांसा स्मृति व्याकरण प्लस राजनीति में रुचि रखता है, मतलब इनके में रुचि लेता है। एक बार दोबारा से देखना है इसको। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक तो कुंभ श्याम मंदिर का क्या करवाया निर्माण, किस शैली में? पंचायतन शैली में। इसके अलावा चित्तौड़ में उन्होंने संगार देवी का मंदिर बनवाया। इसके अलावा चित्तौड़ में ही एक लिंगी विष्णु का मंदिर बनाया कैलाशपुरी में। और जो एक लिंगी, कौन सा मंदिर? एक लिंग जो मंदिर था, बप्पा रावल ने जो एक लिंग मंदिर बनाया था, उस एक लिंग मंदिर का इन्होंने क्या किया? दोबारा पुनर्निर्माण, जो खंडित हो गया था वो, उसका क्या किया? पुनर्निर्माण। और उसके अंदर तोरण, ध्वजगढ़, मंडप और कलंगी से क्या किया? अलंकृत। याद करना पूछ लेता कई बार कि एक लिंगी मंदिर में तोरण, ध्वजा, मंडप और कलंगी से अलंकृत किसने किया? महाराणा कुंभा ने। विद्वान जो कुंभा थे वो विद्वान व विद्या अनुरागी थे। कौन? कुंभा। कान्ह व्यास था, कान्ह व्यास द्वारा रचित एक लिंगी महात्म्य। जो कान्ह व्यास थे उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? एक लिंग महात्म्य। उसमें मेवाड़ का क्या है? इतिहास। उसमें मतलब कान्ह व्यास द्वारा रचित एक लिंगी महात्म्य से ज्ञात होता है कि महाराणा कुंभा वेद, उपनिषद, मीमांसा, स्मृति और व्याकरण और राजनीति में ये रुचि रखते थे। कुंभा जो थे इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों की क्या की? रचना। तो इन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की वो है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध। इसके अलावा कामराज रति सागर, कामराज रति सागर। तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध और कामराज रति सागर की क्या की रचना। इसके अलावा इन्होंने टीकाएं भी लिखी थी। इन्होंने क्या किया? ये तो ग्रंथ की रचना की, साथ में टीका लिखी थी इन्होंने। तो टीका किस पे लिखी थी? एक तो चंडी शतक पे, टीका तो लिखी थी चंडी शतक पे, है ना, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर।
गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पे क्या लिखी थी? टीका। मतलब ग्रंथ तो लिखे थे इन्होंने, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध और कामराज रति सागर, और टीकाएं लिखी थी। एक तो चंडिका शतक पे टीका लिखी थी, एक गीत गोविंद जो ग्रंथ है गीत गोविंद की उस पर टीका लिखी है, और एक संगीत रत्नाकर पे इसने क्या लिखी है? टीका। कुंभा के काल में, जो कुंभा थे ना, कुंभा के काल में एक कवि थे, उनका नाम था अत्रि। क्या नाम था? अत्रि। कवि का क्या नाम था? अत्रि। और महेश ने, मतलब कुंभा के शासनकाल में कवि थे, एक तो कवि अत्रि और एक महेश ने क्या किया? ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की क्या की? रचना। फोकस करना। महाराणा कुंभा ने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें था एक तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध और काम राज रति सागर। जो टीकाएं लिखी वो था एक चंडी शतक, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर। ठीक है। कुंभा के कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की क्या की? रचना। ठीक है। अब बात करते हैं कुंभा की उपाधियां। कुंभा की उपाधियां, तो कुंभा की जो उपाधि है वो पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य की। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, इन्हीं कोई हाल गुरु या सेल गुरु कहते हैं। किनको? कुंभा को ही कहते हैं। इन्हीं कोई छाप गुरु कहते हैं। इन्हीं कोई हिंदू सुरतान, इन्हीं को क्या कहते हैं? हिंदू सुरतान कहते हैं। इन्हीं कोई दान गुरु कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? दान गुरु। इन्हीं कोई राई रासो, इन्हीं को क्या कहते हैं? राई रासो, राणे रासो, राय रासो, राणे रासो और रायण कहते हैं। इन्हीं कोई अश्वपति, इन्हीं कोई नरपति कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराणा जो कुंभा थे उनकी जो उपाधियां, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की या इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी वो मैं आपको बताता हूं। पहली थी अभिनव भट्टाचार्य। क्या नाम है? अभिनव भट्टाचार्य। पहली कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य। दूसरी है हाल गुरु या सेल गुरु, हाल गुरु या सेल गुरु। तीसरी है छाप गुरु। क्या? तीसरी है छाप गुरु। फिर है हिंदू सुरतान। क्या है? हिंदू सुरतान। इन्हीं को ही क्या कहते हैं? दान गुरु। इन्हीं को ही राई रासो, राणे रासो, रायण कहते हैं। इन्हीं को ही हर्षपति, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? नरपति। हर्षपति का मतलब है जो अश्व चलाने में माहिर हो। नरपति का मतलब है जो मानवों में श्रेष्ठ हो। ऐसा कहते हैं जो कुंभा थे इनका जो अंतिम समय था
वो कैसा था? कष्टमय। कैसा था? कष्टमय थे। इनका अंतिम समय कैसा था? कष्टमय। ऐसा कहते हैं कि इनको एक रोग हो गया था, उस रोग का नाम था उन्माद। उन्माद रोग। कौन सा रोग है? उन्माद रोग। और 1468 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में इनकी हत्या कौन करता है? हत्या इनका पुत्र है उदा, वो क्या कर देता है? इनकी हत्या कर देता है। और वो सिंहासन पे बैठ जाता है, किसके? मेवाड़ पे, है ना। मेवाड़ का क्या बन जाता है? शासक। मेवाड़ का शासक कब बन जाता है? 1668 ईस्वी में क्या बन जाता है? मेवाड़ का शासक। और वो कब तक शासक रहता है? 1473 तक, यानी कि 5 साल। लेकिन होता क्या है कि जो उदा था उसने क्या किया? मारणा कुंभा की हत्या की। इसीलिए वहाँ के जो सामंत थे, वहाँ के सामंत इससे क्या करते थे? नफरत। क्यों? क्योंकि ये इसको एक उपाधि मिल गई, वो है पितृहंता। तो मेवाड़ के इतिहास में अगर किसको पितृहंता कहते हैं तो किसको कहते हैं? उदा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने महाराणा कुंभा की क्या की? हत्या। और उसने अपने पिता की हत्या के कारण वो मेवाड़ में या सामंतों के बीच में क्या हो गया? अलोकप्रिय। और अलोकप्रिय जब ये हो जाता है तो इनके भाई का नाम है राइमल। इनके क्या है? ये भाई राइमल। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता, उसका नाम है दाड़िमपुर का युद्ध। दाड़िमपुर का युद्ध। इसमें जो राइमल है वो विजय होता है और उदा मालवा की तरफ भाग जाता है। किसकी तरफ भाग जाता है? मालवा की तरफ। और ऐसा कहते हैं कि बिजली गिरने से, क्या गिरने से? बिजली गिरने से उदा की क्या होती है? बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उदा की मृत्यु कैसे होती है? बिजली गिरने से। कहाँ भाग जाता है ये? मालवा में, दाड़िमपुर के युद्ध के कारण। तो राइमल जो है वो क्या बनते हैं? राजा। कब बनते हैं? 1473 से 1509 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनकी पत्नी का नाम है, राइमल की जो पत्नी है उसका नाम है संगार देवी। इनकी पत्नी का नाम है संगार देवी। क्या नाम है? संगार देवी। इन्होंने क्या किया? गोसुंडी। कौन सी? गोसुंडी की बावड़ी। गोसुंडी की बावड़ी का क्या किया? निर्माण। कहाँ है ये? चित्तौड़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ दोबारा से। जो महाराणा कुंभा थे उनका अंतिम समय कैसा रहा? कष्टमय रहा। और इनको एक रोग हो गया था, उस रोग का नाम था उन्माद रोग। क्या नाम है? उन्माद रोग। उस उन्माद रोग के कारण जो इनके पुत्र थे ये उदा, उन्होंने इसकी क्या कर देते हैं? हत्या। कब? 1468 में। उदा महाराणा कुंभा की हत्या 1468 में करके वो राजा बन जाता है मेवाड़ का। यानी 1468 से उसका शासन काल रहा 1473। कितना? 1473। और ये अपने पिता की हत्या के कारण वहाँ के सामंतों में या मेवाड़ में क्या हो गया? अलोकप्रिय। क्या हो गया? अलोकप्रिय। क्यों हो गया? क्योंकि इसने पिता की हत्या की तो इसको एक उपाधि मिली, उसका नाम है पितृहंता। इसी कारण हो गया अलोकप्रिय। अब इनके भाई का नाम क्या था? राइमल। इनके भाई का क्या नाम था? राइमल। और इन राइमल के और उदा के बीच में क्या होता है? दाड़िमपुर का क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? युद्ध। और उस युद्ध में
विजयी कौन होता है? राइमल। और वो विजय होने के बाद राजा बनता है 1473 से 1509 तक राजा कौन बनता है? राइमल। और इनकी पत्नी का नाम है, राइमल की पत्नी का नाम क्या है? सनगार देवी। क्या नाम है? सनगार देवी। और उसने क्या किया? गोसुंडी की बावड़ी, जो चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी है उसका नाम है गोसुंडी की बावड़ी, उसका निर्माण किसने करवाया था? सनगार देवी ने। मैंने बताया कि भाई ये दाड़िमपर के युद्ध में राइमल तो विजय हो गया, लेकिन उदय का क्या हुआ? उदय क्या है कि मालवा की तरफ भाग गया। और जब वो मालवा की तरफ भागा उस टाइम पे रास्ते में इनके ऊपर क्या गिर जाती है? बिजली। और बिजली गिरने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो आशा करता हूँ साथियों आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया हूँ, बाकी मुझे विश्वास है कि आपकी क्लास समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरे एक हर कंसेप्ट को अलग अलग करके अच्छे ढंग से समझाने के प्रयास किया है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो साथियों क्लास को, ये चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, प्लस बेल आइकन की घंटी को ऑन करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।